नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच पैनल की घोषणा की। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 83 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। डिफॉल्ट के खतरे के रूप में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ऋण सीमा सौदा पारित किया। हॉकी में डिफेंडिंग चैंपियन भारत आज रात ओमान में मेंस जूनियर एशिया कप के समिट क्लैश में पाकिस्तान से भिड़ेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और नेपाल ने व्यापार और वाणिज्य, सीमापुर पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जांच चौकियों का विकास, जल विद्युत परियोजनाओं और भुगतान व्यवस्था सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ नई दिल्ली में हुई बातचीत के बाद प्रतिनिधि सत्र की वार्ता में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्थाओं, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारत रेलवे की कार्गो ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सेवा बातनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड को जोड़ती है। उन्होंने रूपईदिहा, नेपालगंज और सुनोली भैरवा के बीच एकीकृत जांच चौकी का भी उद्घाटन किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने 2014 में अपनी नेपाल यात्रा के दौरान भारत नेपाल संबंधों के लिए HIT फॉर्मूला दिया था, जिसका अर्थ है हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। उन्होंने कहा कि भारत ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं तेजी से पूरा करने का निर्णय किया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहल प्रचंड ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विकास परिवर्तन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बहुत पुराने और बहुपक्षीय है। श्री प्रचंड आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे। वे आज सुबह राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री प्रचंड की ये पहली विदेशी द्विपक्षीय यात्रा है। उनकी ये यात्रा भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति को मजबूत करने में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा बनाए रखने के क्रम में है। भारत और नेपाल के बीच सहयोग के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध पिछले कुछ वर्षों में अधिक मजबूत हुए हैं। श्री प्रचंड कल उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। आज इम्फाल में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि CBI का विशेष दल भी राज्य में हिंसक घटनाओं की जांच करेगा। श्री शाह ने कहा कि मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच के लिए कई एजेंसियां काम कर रही है। उन्होंने मणिपुर की जनता को भरोसा दिलाया कि बिना किसी पक्षपात और भेदभाव की जांच की जाएगी और अपराधियों को दंडित किया जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये राशि DBT के माध्यम से पीड़ितों को अंतरित की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए 20 डॉक्टरों सहित चिकित्सा विशेषज्ञों के 8 दल मणिपुर भेजेगी। गृह मंत्री ने कहा कि 5 दल राज्य में पहले ही पहुंच चुके हैं और 3 दल शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके पास हथियार है उन्हें पुलिस के समक्ष समर्पण कर देना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि तलाशी अभियान कल से शुरू होगा। अगर किसी के पास हथियार मिलेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री शाह मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर है।
केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। वे भाजपा के महाजन संपर्क अभियान के लिए मुंबई पहुंचने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए पक्के मकान, गैस कनेक्शन, नल से जल आपूर्ति सहित कई अन्य वायदे पूरे किए गए हैं। इस दौरान बड़ी तेजी से सड़कों, हवाई अड्डों, जल मार्गों और रेलवे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास दर बेहतर है और देश विश्व की सबसे तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था में एक है। उन्होंने भारत के बारे में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की हवाला दिया और कहा कि विश्व को भारत और भारत के नेतृत्व से बड़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में श्री ठाकुर ने कहा कि वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है और उन्हें बहुत प्रसन्न किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से श्री राहुल गांधी विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते समय भारत का अपमान करते हैं। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में श्री ठाकुर ने कहा कि हम इस मुद्दे पर संवेदनशील ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सभी मांगें पूरी कर दी गई है, जिनमें समिति का गठन और प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 83 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। अब नई दिल्ली में वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1,763 रुपये, जबकि कोलकाता में 1,875 रुपये और मुंबई में 1,725 रुपये हो गई है। चेन्नई में सिलेंडर की नई कीमत 1,937 रुपये होगी। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 6.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। सांख्यिकी मंत्रालय के पहले अस्थायी अनुमान में वित्त वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि रही है। यह अनुमान 20 आधार अंक अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद की चौथी तिमाही में 6.1% की वृद्धि हुई, पूर्व अनुमानित 5.1% से काफ़ी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये वृद्धि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और स्थिरता का उदाहरण है। विभिन्न राज्यों में बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नागालैंड में आकाशवाणी का कोहिमा केंद्र आज से पोचुरी बोली में समाचार प्रसारित करेगा। पोचुरी बोली में 10 मिनट का ये समाचार प्रमुख चैनल 639 किलोहर्ट्ज के मीडियम वेव पर 11:35 पर और आकाशवाणी कोहिमा FM 103 मेगाहर्ट्ज पर 5 मिनट के अंतराल का बुलेटिन 11:55 पर प्रसारित किया जा रहा है। पोचुरी बोली में बुलेटिन जोड़ने के साथ आकाशवाणी कोहिमा का क्षेत्रीय समाचार केंद्र अब नागा और अंग्रेजी भाषा में 2 क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन के अलावा 15 भाषाई समाचार बुलेटिन प्रसारित करेगा। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र भी आज से कुमाऊनी बोली में समाचार प्रसारित करेगा। ये बुलेटिन आकाशवाणी के देहरादून और अल्मोड़ा केंद्र से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 7:40 तक प्रसारित होगा। आकाशवाणी देहरादून से गढ़वाली बोली में प्रतिदिन शाम 6:50 से 7 बजे तक पहले से ही समाचार प्रसारित किया जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि जिसके जरिए सरकार को अधिक कर्ज लेने की अनुमति दी है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में पारित किया गया जब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को ऋण के मामले में पूर्ण भुगतान के संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधायक का लक्ष्य ऋण सीमा बढ़ाना और देश में सरकारी खर्च की सीमा तय करना है। सदन ने भारी अंतर से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके पक्ष में 314 और विरोध में 117 वोट पड़े हैं। ओमान में सलाला खेल परिसर में पुरुष जूनियर एशियाई कप हॉकी 2023 के फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष एशिया कप में दोनों टीमों को किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लीग मैचों में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर रहा है, लेकिन बेहतर गोल अंतर के आधार पर भारत ग्रुप में सबसे ऊपर रहा। भारत ने चीन ताइपे को 18-0 से हराकर अपना अभियान शुरू किया था। बाद में जापान को 3-1 से और थाईलैंड को 17-0 से करारी शिकस्त दी थी।
सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 9-1 से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।